हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है, हमने टेलर्स के जो बनाए गए प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर लिए। इनफैक्ट हमने टेक्निक्स भी अच्छे से कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फेयोल्स प्रिंसिपल्स। फेयोल्स ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में ये पूछे ही जाएंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है एंड एंड तक मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले बात हो रही है फेयोल की, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो क्या देके रखा है? अबाउट हेनरी फेयोल। पूरा नाम क्या है इनका? पूरा नाम है हेनरी फेयोल। ठीक है, तो क्या देके रखा है? हेनरी फेयोल, जिनका जन्म कब हुआ था? 1841 में। एंड वो खत्म कब हुए थे, मतलब डेथ कब हुई थी उनकी? 1925 में। ठीक है, वॉज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। वो कौन थे? फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। ठीक है, आया समझ में? मतलब जिसने फ्रेंच मैनेजमेंट की थ्योरी लिखी थी। ओके, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द माइनिंग एकेडमी ऑफ सेंट इटेनी इन 1860। क्या बोला जा रहा है? उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कौन से साल में कंप्लीट करी थी? 1860 में कंप्लीट करी थी। वो भी कौन सी एकेडमी से? माइनिंग एकेडमी से। ठीक है, और वो क्या थे? उन्होंने क्या किया था? माइनिंग इंजीनियरिंग करी थी। ठीक है, आया समझ में? इस एकेडमी से उन्होंने क्या किया था? माइनिंग इंजीनियरिंग करी थी। ठीक है, आया समझ में? चलिए, ये है हेनरी फेयोल की फोटो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें देके रखा है, ही जॉइंड अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी इन 1860 एज एन इंजीनियर एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1888। बोला जा रहा है उन्होंने 1860 में एज इंजीनियर कौन सी कंपनी ज्वाइन करी थी? फ्रेंच माइनिंग कंपनी ज्वाइन करी थी। मतलब 1860 में जब उन्होंने एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी ज्वाइन करी थी तब वो क्या थे? इंजीनियर थे। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद वो उसी कंपनी के क्या बन गए? मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। वो भी कौन से साल में? इन द ईयर 1888। ठीक है, आया समझ में? एट दैट टाइम द कंपनी वॉज एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी विथ रिच एंड ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। फेयोल कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन टर्निंग द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी। बोला जा रहा है जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने तब जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो चुकी थी। जैसे कि हिंदी भाषा में आप बोल सकते हैं कि कंपनी का दिवाला निकल चुका था। ठीक है, आया समझ में? तो फेयोल ने क्या किया? अपनी सूझबूझ से उस कंपनी की पूरी फॉर्च्यून ही बदल दी, पूरी किस्मत बदल दी एंड उसको एक अच्छी पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, आया समझ में? When he retired in 1918, the company was in excellent condition। बोला जा रहा है जब वो 1918 में रिटायर हो गए उस कंपनी से, तो वो कंपनी बहुत ही अच्छी कंडीशन पे और पोजीशन पे थी। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल। मतलब हेनरी फेयोल ने क्या किन चीजों में कंट्रीब्यूट किया था? तो क्या देके रखा है? फेयोल फाउंड दैट एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स: टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। बोला जा रहा है कि फेयोल ने क्या देखा और क्या समझा कि जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, खासकर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम 6 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हो गया टेक्निकल, दूसरा हो गया कमर्शियल, देन फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। इन 6 ग्रुप्स में हमें उन्हें बांटना पड़ेगा। He made clear distinction between technical and managerial skills। और फेयोल ने क्या बोला था कि टेक्निकल स्किल्स अलग होती हैं एंड मैनेजरियल स्किल्स अलग होती हैं, इन दोनों को साथ में नहीं करना है। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले तो उन्होंने 6 पार्ट्स में बताया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला जो टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स है ना, ये बहुत ही अलग अलग हैं। ठीक है, इनको सेम नहीं समझना है। मैनेजरियल स्किल्स मतलब मैनेजमेंट करना, टेक्निकल्स वो टेक्निक्स वगैरह हो गई। ठीक है, आया समझ में? स्किल्स वगैरह हो गई, वो टेक्निकल तो बिल्कुल ही अलग चला जाएगा। ठीक है, फेयोल वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको अच्छे से पता है, प्लानिंग हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, देन उसके बाद डायरेक्टिंग हो गया एंड एक कंट्रोलिंग। ठीक है, ये 5 फंक्शंस हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन उसमें से 4 फंक्शंस जो है वो तो ऑलरेडी
वो ऑलरेडी फ्योल ने आइडेंटिफाई कर लिए थे। उनका नाम क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है? फ्योल नॉट ओनली आइडेंटिफाइड मैनेजमेंट एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ एंडेवर बट ऑल्सो डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स। बोला जा रहा है फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स निकाले जो एक तरीके से मैनेजर को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए। वो एक गाइडलाइन थे मैनेजर्स के लिए। ठीक है, आया समझ में? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस ही इज वेल नोन एज अ फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जो भी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, 14 प्रिंसिपल्स बनाए, उस वजह से उन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय हेनरी फ्योल। मतलब अभी हम क्या पढ़ेंगे? जो भी उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे उनके बारे में एक एक करके डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? हेनरी फ्योल रिकॉग्नाइज्ड अ वाइड स्प्रेड नीड फॉर प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टीचिंग। उनको क्या लगा? हेनरी फ्योल को लगा कि प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टीचिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो ही आइडेंटिफाइड 14 सच प्रिंसिपल्स। तो इसलिए उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए। सबसे पहले प्रिंसिपल का नाम क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि सीरीज में बनाए हैं, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, वैसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहला प्रिंसिपल हम क्या पढ़ रहे हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल का कहना था कि किसी भी काम को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। अगर हम किसी भी काम को छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे एंड उसके लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर देंगे, मतलब उन कामों को करने के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर देंगे, तो जो काम है वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से एंड जल्दी हो पाएगा। ठीक है, आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वर्क ये है कि आपको प्रोडक्ट बनाना है एंड उसके बाद कस्टमर के डोर स्टेप तक, घर तक उसे डिलीवर भी करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस रहेगी। आपका काम क्या है? प्रोडक्ट बना के डिलीवर करवाना, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे टास्क रहेंगे उसके लिए आपको अलग अलग लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको लेबर रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स बनाए, आपको मशीनरी संभालने के लिए अलग इंसान रखना पड़ेगा, अकाउंट संभालने के लिए अलग इंसान रखना पड़ेगा जो कि प्रोडक्ट से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, आया समझ में? अब जो भी स्टॉक बन जाएगा, जो भी प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, उसको गाड़ी में डलवाना, उसके लिए अलग इंसान को रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में जो इंसान लेकर जा रहा है कहां तक? कस्टमर के घर तक, उसको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी पड़ेगी। मतलब हर एक स्टेप पे आपको कोई ना कोई बंदा रखना पड़ेगा ताकि हर एक काम अच्छे से हो जाए। ऐसा नहीं आपने एक इंसान रखा है, वही बना रहा है, वही मशीनरी देख रहा है, वही अकाउंट्स देख रहा है, वही एक जगह से दूसरी जगह रख रहा है किसको? सामान को, एंड वही जाके कस्टमर्स के घर तक पहुंचा रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान किसी न किसी चीज में माहिर होता है। हर एक इंसान सभी चीजों में माहिर नहीं होता, उसकी अपनी स्पेशलाइजेशन रहती है उसके अलग फील्ड में। जैसे कि अगर मेरी बात करूं तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मेरा उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है। अगर मैं सोचूं मैं कुछ और काम कर लूं, मैं अगर जाऊं फैक्ट्री में जाके काम करने लगूं, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो वही चीज इसमें बोली जा रही है। तो डिवीजन ऑफ वर्क में बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब्स एंड ईच जॉब मस्ट बी असाइन्ड टू अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट। हर एक टास्क के लिए एक ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट को आप हायर कर लो और उनको अपॉइंट कर लो, हु इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म इट, जिसको पता हो कि उस काम को कैसे करना है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है? डिवीजन मेक्स ईच टास्क सिंपलर एंड रेपिटेटिव परफॉर्मेंस हेल्प इन गेनिंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्पेशलाइजेशन। बोला जा रहा है अगर हम काम को डिवाइड कर देंगे तो जो टास्क रहेगा वो इजी बन जाएगा। ठीक है, सिंपल बन जाएगा, एंड उस टास्क को करने के लिए अगर हम एक अलग से इंसान को अपॉइंट कर दे तो वो बार बार वही काम करता रहेगा, तो उसकी मतलब एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, वो उस चीज में स्पेशलाइज हो सकता है और पहले के मुताबिक वो जल्दी काम करके दे देगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए देन उसके बाद स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट्स। क्या बोला जा रहा है? जो स्पेशलाइजेशन है वो एक तरीके से बहुत ही शानदार तरीका है इंसानों से काम करवाने का। ठीक है, आया समझ में?
दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू बोथ मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल वर्क। बोला जा रही है जो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है, मतलब एक काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना, ये सिर्फ मैनेजरियल या टेक्निकल में नहीं लगता बल्कि दोनों में ही लगता है। अगर आपको मैनेजरियल काम करवाना है, मैनेजमेंट का काम देखना है या करवाना है, तो उसके लिए भी आपको डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपके पास टेक्निकल वर्क है वो करवाना है, उसके लिए भी आपको सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दोनों में ही जरूरी है। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देके रखा है, वो एग्जाम्पल क्या है? अ बैंक इन्वॉल्व्स सेवरल ऑपरेशंस लाइक कलेक्शन ऑफ कैश, पेमेंट, इशू ऑफ चेक्स, बुक्स एक्सेट्रा। ऑल दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स। इट इंप्रूव्स देयर एफिशिएंसी एंड मेक देम स्पेशलाइज्ड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। बोला जा रहा है एक बैंक के अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि पैसा इकट्ठा करना, पेमेंट करना, चेक इशू करना, बुक्स मेंटेन करना, ठीक है, और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो बोला जा रहा है इन हर काम को परफॉर्म करने के लिए अगर हम एक अलग इंसान रख देते हैं, कलेक्शन ऑफ कैश के लिए अलग रख दिया, पेमेंट के लिए अलग रख दिया, चेक इशू करने के लिए, बुक्स मेंटेन के लिए अलग अलग इंसानों को रख दिया, तो वो बार बार जब वो काम करते रहेंगे तो उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी एंड वो उस काम में स्पेशलाइज भी हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोला जा रहा है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम किसी इंसान को अथॉरिटी दे रहे हैं, मतलब पावर दे रहे हैं, तो उसको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी, मतलब ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। अगर किसी के पास सिर्फ पावर है तो वो उस पावर का गलत यूज कर सकता है, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। और अगर किसी इंसान को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, किसी चीज की ड्यूटी करने के लिए बोला जा रहा है, और अगर हम उसे अथॉरिटी ही नहीं दे रहे हैं चीजों को संभालने की, तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा। इसलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ऑन हैंड चलना चाहिए, मतलब साथ में चलना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर हम पुलिस की बात करते हैं, ठीक है, किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम? पुलिस का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इनका काम क्या है? जो गुनहगार है उसको अरेस्ट करना, जेल में डालना। ठीक है, ये इनके लिए क्या है? अथॉरिटी है। उनको पावर देके रखी हुई है, कहीं पे कुछ अपराध होता है तो जो अपराध कर रहा है उसको जेल में डालिए, ये इनकी क्या है? पावर है, इनको अथॉरिटी देके रखी हुई है। ठीक है, आया समझ में? और साथ ही में इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, सिर्फ अथॉरिटी ही नहीं होती कि किसी को भी पकड़ो और जेल में डाल दो, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक चीज, हर एक क्राइम का रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद सिटीजन्स की रक्षा करना, जो भी नागरिक हैं उनकी रक्षा करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप समझिए कि उनको सिर्फ और सिर्फ पावर दे दी जाए, अथॉरिटी दे दी जाए कि आपको कहीं भी कुछ गलत होते दिख रहा है, आप उस इंसान को पकड़ो और जेल में डाल दो, तो वो अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का गलत यूज कर सकते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी हुई है कि आपको सिटीजन्स की रक्षा करना है, ठीक है, कहीं पे कुछ अपराध हो रहा है तो आपको वो देखना है, तो वो देखते ही रह जाएंगे। अगर उनके पास पावर ही नहीं है कि उस गलत करते हुए इंसान को पकड़ के जेल में डालना, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो मना करेंगे, सामने वाला सुनेगा ही नहीं। ठीक है, आया समझ में? तो ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही चीजें साथ में चलनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम बिजनेस में आ जाए, तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को अथॉरिटी दी जाती है, किसी भी इंसान को अथॉरिटी पावर दी जाती है, तो साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो क्या देके रखा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए दोनों चीजों में। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। अब मतलब देके रखा है कि अथॉरिटी मतलब क्या है? हम ऑर्डर दे सकते हैं, हमारे पास वो हक है कि हम किसी को ऑर्डर दें। ठीक है, एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, एंड वो उनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? पावर क्या होती है? हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं एंड उनको मानना ही पड़ेगा, हमारे पास उतनी पावर है। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी विच इज सबऑर्डिनेटेड इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। अब बोला जा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूटी।
जो कि एक सबऑर्डिनेट को या वो इंसान जिसको अथॉरिटी दी गई है उसको निभानी ही पड़ेगी, वो ड्यूटी जो उसको दी गई है। ठीक है, आया समझ में? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पुलिस वाला छोड़ दो, एग्जांपल मैंने समझाने के लिए दिया था। ये अभी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि अगर किसी इंसान को कोई अथॉरिटी मिली है, पावर मिली है, तो उसको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। वही चीज बोली जा रही है, हैंड इन हैंड मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। तराजू को देख के समझ जाओ, एक तरफ अथॉरिटी है, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी का भी पलड़ा भारी नहीं है, दोनों ही आपको बराबर दिखेंगे। तो बस वही चीज आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी करनी रहती है, दोनों चीज बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हमें यहाँ पे एग्जाम्पल देखे रखा है, सपोज अ फोरमैन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 500 यूनिट्स पर डे। टू अचीव दिस टारगेट ही मस्ट बी गिवन रिक्विजाइट अथॉरिटी। बोला जा रहा है अगर किसी फोरमैन को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको 500 यूनिट्स बनाने हैं, वो भी एक दिन में। ठीक है, तो उस टारगेट को परफॉर्म करने के लिए आपको उन्हें अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, मतलब पावर्स भी देनी पड़ेगी। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पे केस दे के रखा है, इफ द फॉरमैन इज नॉट गिवन रिक्वायर्ड अथॉरिटी टू ड्रॉ रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स देन ही कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नॉट मीटिंग द टारगेट। अब आप सोचिए, आपने बोल दिया कि 500 यूनिट्स मुझे चाहिए किसी भी हाल में एक दिन में। ठीक है, और आपने उनको वो ही नहीं दिया, क्या बोलते, पावर ही नहीं दिया, अथॉरिटी ही नहीं दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी 500 यूनिट्स बनाने हैं, लेकिन आपने अथॉरिटी ही नहीं दी कि आप स्टोर से जाके रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं एंड उस रॉ मटेरियल से आप 500 यूनिट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर की चाबी नहीं दी आपने, तो क्या होगा? क्या वो टारगेट कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी देनी पड़ेगी, अथॉरिटी दे रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हमें केस 2 भी दे के रखा है, however if the foreman has been given the authority to draw raw material from stores as and when required and he draw excess raw material then it is misuse of authority। बोला जा रहा है अगर आपने फोरमैन को अथॉरिटी दे दी कि आप रॉ मटेरियल स्टोर से निकाल सकते हो एंड उन्होंने अपनी मर्जी से भर भर के रॉ मटेरियल निकाल दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, मतलब उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। जितना सामान लगना था, जितना रॉ मटेरियल लगना था, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने निकाल लिया है। अब वो रॉ मटेरियल वेस्ट जा रहा है, खराब हो गया। ठीक है, आया समझ में? इन केस 1 द फॉरमैन शुड बी गिवन रिक्वायर्ड अथॉरिटी सो दैट ही कैन अचीव द टारगेट। अब बोला जा रहा है, जो हमने केस 1 पढ़ा था उसमें बोला जा रहा है कि उसको इक्वल अथॉरिटी मिलनी चाहिए स्टोर से रॉ मटेरियल निकालने की, ताकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा पाए, अपना टारगेट कंप्लीट कर पाए। लेकिन अगर हम केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में बोला जा रहा है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप किसी को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दे रहे हो तो वो इंसान अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, ये देखना भी किसकी जिम्मेदारी है, उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन की ही जिम्मेदारी है। आपको एक्शन लेना होगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिन। बहुत ही सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो डिसिप्लिन मस्ट है। डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो जिसका मन कर रहा है आराम से ऑफिस आएगा, 10 बजे का ऑफिस है 12 बजे आएगा, कोई 2 बजे आएगा, कोई 3 बजे आएगा, कोई 6 बजे, मतलब अगर ऑफिस खत्म हो रहा है तो कोई आराम से 5 बजे आ रहा है, 1 घंटे काम करके चला जाएगा। तो डिसिप्लिन प्रॉपर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आया समझ में? तो बोला जा रहा है डिसिप्लिन रिफर्स टू ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको मानना ही क्या होता है, डिसिप्लिन होता है, विच इज नेसेसरी फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो डिसिप्लिन है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम होने के लिए। ठीक है, आया समझ में? अकॉर्डिंग टू फ्योर डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग रूल्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। बोला जा रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन चाहिए तो एक
गुड सुपरवाइजर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो भी हर एक लेवल पे। मतलब टॉप मैनेजमेंट में भी सुपरवाइजर अच्छा हो, मतलब ओनर्स वगैरह रहते हैं, आपको पता है हर लेवल पे, मतलब टॉप लेवल बोलो, मिडिल लेवल बोलो, या फिर आप ऑपरेशनल लेवल बोलो, हर लेवल पे एक अच्छा सुपरवाइजर होना जरूरी है। ठीक है, जो क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट करे, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बायस हो रहा है, ठीक है, किसी को फेवर कर रहा है किसी को नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को बोल दिया कि भले तुम्हारा काम हो या ना हो, तुम्हें 6 बजे तक ऑफिस में बैठना पड़ेगा, ये टाइमिंग है, और दूसरे इंसान को बोला जा रहा है भले तुम्हारा काम ना हो, आप तो 6 बजे निकल जाना, मतलब 6 बजे से पहले निकल जाना। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी इंसान को बोला जा रहा है जब तक ये टारगेट पूरा नहीं होता आपको ऑफिस में रहना पड़ेगा, भले ही रात के 12 बज जाए और ऑफिशियल टाइम 6 बजे का है, और किसी को बोल रहा है भले काम हो ना हो आप तो 6 बजे निकल जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए रूल्स रेगुलेशंस फेयर होने चाहिए। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देके रखा है, इफ अ मैनेजर हैज एग्रीड टू गिव इंक्रीमेंट्स इन सैलरी टू एम्प्लॉयज इन ल्यू ऑफ ओवरटाइम वर्क बाय देम, देन द एम्प्लॉयज मस्ट बी डिसिप्लिन टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड मैनेजर मस्ट ऑल्सो बी डिसिप्लिन टू मीट द प्रॉमिस ऑफ इंक्रीमेंट्स। बोला जा रहा है अगर मैनेजर जो है वो वर्कर्स को प्रॉमिस कर रहा है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, मतलब एम्प्लॉइज को क्या बोल रहा है कि तुम्हारी सैलरी हम बढ़ा देंगे अगर तुम ज्यादा से ज्यादा काम करके देते हो, ओवर टाइम काम करते हो। मतलब ऑफिशियल टाइम क्या है 6 बजे की, 6 बजे जाना है, लेकिन काम ज्यादा है, आप 8 बजे तक रुक गए, तो ये 2 घंटे का जो पेमेंट रहेगा वो भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है तो उसको ज्यादा पेमेंट मिलेगी। ठीक है, आया समझ में? ऐसा किसने बोला? मैनेजर। तो बोला जा रहा है कि एम्प्लॉइज को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, एंड साथ ही में मैनेजर ने जो प्रॉमिस किया है एम्प्लॉइज से कि वो ओवर टाइम करने पर उन्हें पेमेंट देंगे, सैलरी देंगे, ज्यादा देंगे, तो वो प्रॉमिस भी वो निभाए। इसी से डिसिप्लिन मेंटेन होता है। अगर मैनेजर काम करवा के बाद में अपने बात से मुकर गया तो अगली बार से एम्प्लॉइज ओवर टाइम नहीं करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब क्या है? किसी एक इंसान को डायरेक्शन या कमांड एक ही इंसान देगा। ठीक है, आया समझ में? ये हो गया वर्कर, ये हो गया फोरमैन, या वर्कर फोरमैन भी छोड़ो, वर्कर फोरमैन भी छोड़ो, अगर कोई इंसान है जो सुपीरियर है, ठीक है, दूसरा सबऑर्डिनेट है, तो वो जो सबऑर्डिनेट है वो एक ही सुपीरियर से, उसके ऊपर जो बैठा है एक ही से क्या लेगा? एक ही से कमांड लेगा, एक ही इंसान उसको कमांड दे सकता है। ठीक है, आया समझ में? मतलब ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है उसको अलग अलग लोग ऑर्डर दे रहे हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि किसी ने बोल दिया कि आपको क्या करना है, वर्कर है, लेबर बोलो वर्कर बोले, ठीक है, वर्कर्स को बोल दिया, 2 सुपीरियर है, ठीक है, ये हो गया सुपीरियर 1 और ये हो गया सुपीरियर 2। ठीक है, तो ये वाला जो सुपीरियर 1 है ना, उन्होंने वर्कर्स को बोला कि एक दिन में चाहे 100 यूनिट्स तैयार हो, लेकिन आपको क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी रखनी है प्रोडक्ट की। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला सुपीरियर 1 ने। ठीक है, लेकिन सुपीरियर 2 क्या बोल रहे हैं? सुपीरियर 2 बोल रहे हैं इन्हीं वर्कर्स को कि आपको एक दिन में 1000 यूनिट्स बनाना है, भले क्वालिटी कैसी भी हो। ठीक है, अगर वर्कर्स को 2 सुपीरियर गाइड करेंगे या कमांड देंगे या ऑर्डर देंगे तो वो तो कंफ्यूज हो गए, इनकी मानो या इनकी मानो। तो बोला जा रहा है कि वर्कर्स के लिए एक ही सुपीरियर होना चाहिए, सबऑर्डिनेट के लिए एक सुपीरियर होना चाहिए, और उसी से वो कमांड लेगा, उसी की बात मानेगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट, बोला जा रहा है हर एक सबऑर्डिनेट के लिए क्या है? शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। एक सबऑर्डिनेट के लिए एक सुपीरियर होना चाहिए जो उसे कमांड देगा। ठीक है, और वो जो वर्कर, वो जो सबऑर्डिनेट है, वो रिस्पॉन्सिबल भी, अकाउंटेबल भी किससे रहेगा? उसी सुपीरियर से। मतलब अगर वो कुछ गलती करता है तो उसको किसको जवाब देना पड़ेगा?
सिर्फ और सिर्फ अपने सुपीरियर को, किसी और के सुपीरियर को जाके जवाब नहीं देगा। कोई गलती करिए, पूछेगा भी कौन? ये सुपीरियर पूछेगा। ऑर्डर देना है, वो कौन देगा? यही सुपीरियर देगा। इसको मानना पड़ेगा, इसको ऑर्डर। ठीक है, आया समझ में? चलिए, if an employee gets order from two superior at the same time, then the principle of unity of command is violated। बोला जा रहा है अगर एक एम्प्लॉय जो है वो दो सुपीरियर से एक ही टाइम पे ऑर्डर ले रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? जो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है ये वायलेट हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? खराब हो रहा है, मतलब इसको नहीं फॉलो किया जा रहा। ठीक है, अब यहाँ पर आप फिगर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है सुपीरियर और ये है सबऑर्डिनेट। अब ये जो सबऑर्डिनेट है इसको कौन कमांड दे रहा है? सिर्फ यही सुपीरियर कमांड दे रहा है। ठीक है, आया समझ में? मतलब वन सबऑर्डिनेट वन सुपीरियर। ठीक है, लेकिन इस फिगर में अगर आप देखोगे तो दो सुपीरियर हैं और ये दोनों ही इस सबऑर्डिनेट को कमांड दे रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ पर तो आप देखोगे कि यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इसी प्रिंसिपल का एग्जांपल देके रखा है। सपोज मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ कंपनी अलाउज द सेल्स एग्जीक्यूटिव टू ग्रांट 10% डिस्काउंट वेयर इज फाइनेंस मैनेजर इंस्ट्रक्ट नॉट टू ऑफर मोर देन 5% डिस्काउंट। बोला जा रहा है अगर एक ही कंपनी में जो मार्केटिंग मैनेजर है वो क्या बोल रहा है सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जो प्रोडक्ट सेल्स करवाते हैं, कि आप उस प्रोडक्ट में 10% डिस्काउंट कस्टमर्स को दे सकते हो, लेकिन फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है कि नहीं, आप 5% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दोगे, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर मतलब पैसों से रिलेटेड चीजों को देखता है, तो वो सोच रहा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे दिया जाएगा तो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं पाएगा। तो आपको डिस्काउंट देना है तो कम से कम 5% ही दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। ठीक है, आया समझ में? इन द गिवन केस देयर इज लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब दो लोगों ने दो अलग बात कर दी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो कंफ्यूज हो रहा है कि भाई किसकी बात मानूं, 5% डिस्काउंट दूं या 10%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा है, लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड की कमी है। ठीक है, दिस कैन बी अवॉइडेड इफ देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? जब दोनों ही डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो क्या बोला जा रहा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंप्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। मतलब तीन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो वन हेड, सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए। फिर उसके बाद वन प्लान, किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ एक ही बेस्ट प्लान होना चाहिए। फिर उसके बाद सेम ऑब्जेक्टिव, और वो जो प्लान हम बना रहे हैं ना, उसका ऑब्जेक्टिव, वो प्लान बनाने का मोटिव, एम सेम होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो क्या देके रखा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट। बोला जा रहा है इस प्रिंसिपल के द्वारा हमें जो फेयल है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा। ठीक है, आया समझ में? इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन एंड अवॉइड्स अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। बोला जा रहा है अगर हम ऐसा करते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल को अपनाते हैं, तो इससे क्या होगा? यूनिटी ऑफ एक्शन मेंटेन रहेगा, तालमेल बैठा रहेगा और कोई भी काम डुप्लीकेशन में नहीं होगा, मतलब एक ही काम रिपीटेडली नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, एक फोरमैन है। ठीक है, एक फोरमैन है और एक और फोरमैन है। अब इनको क्या करना है? इन दोनों को ही एक पर्टिकुलर प्लेस है, इस पर्टिकुलर प्लेस में
प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं, ठीक है, आया समझ में। अब फोरमैन 1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोरमैन 1, फोरमैन 2। अब फोरमैन 1 ने क्या किया, वो सारे ही प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करके इस प्लेस पर पहुंचा दिए, लेकिन ये बात फोरमैन 2 को पता ही नहीं है। उन्होंने सोचा कि अभी तक इस प्लेस पर प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बचे हुए प्रोडक्ट्स थे वो फिर से उठाए और इस प्लेस पे पहुंचा दिए। तो ये क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, इससे टाइम वेस्ट भी होगा। इन्होंने भी प्रोडक्ट्स पहुंचा दिए, इन्होंने भी पहुंचा दिए, इससे क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गई। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता, तालमेल रहता, दोनों एक दूसरे से बात करते तो पता रहता कि ये काम हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसलिए ये भी बोला जा रहा है कि वन हेड ही होना चाहिए, ठीक है, एक प्लान ही होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल देके रखा है, इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल्स एज वेल एज कार्स देन इट शुड हैव टू सेपरेट डिवीजन फॉर बोथ ऑफ देम। बोला जा रहा है कि एक कंपनी मोटरसाइकिल भी बना रही है और कार्स भी बना रही है, तो दोनों के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों के लिए एक ही रखा हुआ है, कंफ्यूजन होगी। ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, प्लान्स एंड रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट। बोला जा रहा है अगर मोटरसाइकिल बना रहे हैं तो उनके लिए अलग डिपार्टमेंट हो, अलग इंचार्ज हो, अलग प्लान्स हो, और उस प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो भी अलग होना चाहिए। ऐसे ही हम कार की बात करें तो उनके लिए भी अलग इंचार्ज, अलग प्लान, और उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करें ये भी अलग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों के ही टारगेट्स अलग है, दोनों को बनाने का तरीका अलग है, और दोनों की सेल्स अलग है, सब चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल कोई आम इंसान भी आराम से ले लेगा, लेकिन कार जो है वो आम इंसान नहीं ले सकता क्योंकि थोड़ी महंगी आती है, ठीक है। तो दोनों का ही अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू, यहां पर आएगा जनरल इंटरेस्ट। पूरा टॉपिक का नाम यही है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक टॉपिक है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें साइड में रखना होगा और जनरल इंटरेस्ट को अपनाना होगा। इनका मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना नहीं देखना। आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, सबकी अलग अलग नीड्स है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, तो अगर हम सबका देखने लगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो ही नहीं पाएगा कंप्लीट, है ना। तो बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, हर एक इंसान के इंटरेस्ट को अलग रखना है, और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, जो कि जनरल इंटरेस्ट है, जिसके लिए सभी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उस पे फोकस करना है, ठीक है, आया समझ में। तो बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज। वही सेम बात बोली जा रही है, एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट से पहले हमें किसको रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को रखना है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए In an organization, every individual has his own interest and company has got its own objective। बोला जा रहा है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल रहता है उसका खुद का इंटरेस्ट रहता है और कंपनी का खुद का ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। This principle demands that each individual should sacrifice his personal interest for achieving company's objective। इस प्रिंसिपल का क्या कहना है कि हर एक इंडिविजुअल को अपना इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करना होगा, छोड़ना होगा, ताकि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाए, अचीव हो पाए, ठीक है, आया समझ में। चलिए In all the situation, company's interest will supersede the interest of any one individual। बोला जा रहा है हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो पहले आएगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट से, ठीक है। This is so because larger interest of various stakeholders like owners, shareholders, creditors, debtors, tax authorities, customers, society, etc. cannot be sacrificed for one individual or a small group of individual। बोला जा रहा है कि हम कंपनी के इंटरेस्ट को पहले क्यों रखते हैं किसी भी इंडिविजुअल या एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से पहले, तो इसका कारण ये है क्योंकि कंपनी के इंटरेस्ट के साथ ये सब लोग जुड़े हैं, जो ओनर्स हो गए वो भी जुड़े हैं, जो शेयर होल्डर्स जिन्होंने इक्विटी परचेज करी होती है, प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करे होते हैं, मतलब बेसिकली शेयर्स परचेज करे होते हैं, कंपनी के पैसा लगाया होता है, क्रेडिटर्स हो गया,
ठीक है, जिनको उधार देना है कंपनी को, डेटर्स हो गया जिनसे लेना है, टैक्स अथॉरिटीज हो गया जो जिनको टैक्स पे करना होता है, कस्टमर्स हो गए, सोसाइटी, ये सभी लोग कंपनी के इंटरेस्ट से जुड़े हुए, मतलब कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम कंपनी के इंटरेस्ट को पहले नहीं रखेंगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखेंगे, तो इन सभी लोगों को नुकसान होगा। इतना लार्ज अमाउंट ऑफ अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमें पहले इनका ही देखना होगा। एक कंपनी सिर्फ एक इंसान से नहीं बनती, बहुत सारे लोग उसमें कनेक्टेड रहते हैं, तो हमें उनके लिए इंडिविजुअल एक अकेले के इंटरेस्ट को छोड़ देना होगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, In case individual interest and organizational interest differ, it is the duty of the management to reconcile them. However, if reconciliation is not possible, then general interest must supersede individual interest. It must be remembered that one rises when his organization rises. बोला जा रहा है अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के बीच में, तो मैनेजमेंट को उसको सुधारना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, जिसे हम बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट, उसको पहले रखना होगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। ठीक है, आया समझ में? और ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय तभी ग्रो करेगा जब उसकी कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, आया समझ में? अगर हम नॉर्मल कंपनी के एम्प्लॉय हैं, हमें कोई उतना नहीं पूछेगा, हमारी उतनी रेपुटेशन नहीं होगी। लेकिन अगर हम बोले हम जियो कंपनी में काम करते हैं, हम टाटा कंपनी में काम करते हैं, तो अलग ही रेपुटेशन होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक एम्प्लॉय की पहचान, एक इंडिविजुअल की पहचान ही उसकी कंपनी से होती है। तो अगर उसकी कंपनी ग्रो करेगी, वो खुद भी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट हमें एग्जांपल देके रखा है, if a manager's objective is to earn more salary and company is going through financial crisis and wants to cut down expenses, then manager must sacrifice his interest. बोला जा रहा है अगर मैनेजर का इंटरेस्ट है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, लेकिन कंपनी जो है उसको लॉस हो रहा है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है और वो उनके एक्सपेंसेस को कट करना चाह रही है, मतलब मैनेजर के एक्सपेंसेस जो भी खर्चे उनको कट करना चाह रही है, तो मैनेजर को अपना इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करना होगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। ठीक है, मैनेजर कैन अचीव हिज ऑब्जेक्टिव व्हेन ऑर्गेनाइजेशन रिकवर्स फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। बोला जा रहा है अगर ऑर्गेनाइजेशन वापस से प्रॉफिट कमाने लगती है या फाइनेंशियल क्राइसिस से रिकवर हो जाती है, तब वो भले अपना इंटरेस्ट देख सकता है, तब वो भले ही बोल सकता है कि मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए। लेकिन जब तक ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है, उसको अपना इंटरेस्ट छोड़ना होगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये भी एक प्रिंसिपल है जिसमें बोला जा रहा है कि इक्वल फेयर रेम्यूनरेशन सैलरी पे होनी चाहिए एम्प्लॉइज को। अगर 2 एम्प्लॉइज है, 2 छोड़ो 10 एम्प्लॉइज है, एक कंपनी में 10 एम्प्लॉइज है और 10 के 10 का काम एक ही है। ठीक है, एक ही काम है, जैसे कि बैक ऑफिस संभालना। ठीक है, या फिर हम लिख लेते हैं कस्टमर्स को देखना, कस्टमर की क्वेरीज सॉल्व करना। ठीक है, आया समझ में? इन 10 एम्प्लॉयज का काम है कि कस्टमर की क्वेरीज संभालना। ठीक है, और सभी एम्प्लॉयज अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तो इन 10 एम्प्लॉयज सेम सैलरी, सेम रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? ऐसा नहीं है कि 5 को आप अलग दे रहे हो और 5 को अलग दे रहे हो, किसी को ज्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओवरऑल पे एंड कॉम्पनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी बोला जा रहा है कि जो भी हम सैलरी रखते हैं वो एम्प्लॉयज के लिए भी सही होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही होनी चाहिए। मतलब एम्प्लॉयज जिस सैलरी के लायक है उसको उतनी मिलनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन जितनी दे सकती है, उनकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही दे। ऐसा नहीं है कि भर भर के सैलरी दे दी और एम्प्लॉय उतना सफिशिएंट नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, आया समझ में? इतना काम ही नहीं कर सकता और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही भर भर के सैलरी दे रहा है, उसको ही लॉस होगा, है ना? आया समझ में? चलिए, द रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर टू एवरीबडी, वही चीज बोली जा रही है, हर एक के लिए रेम्यूनरेशन फेयर, सही होना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव देम एटलीस्ट और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बोला जा रहा है एम्प्लॉयज को उनके हक का पैसा मिलना चाहिए, फेयर वेजेस मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी पाए।
ठीक है, आया समझ में। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीनी है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन भर भर के उनको पैसा देती रहेगी। वो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में आना चाहिए, मतलब जितनी वो सैलरी पे कर रहे हैं ना उतना कंपनी के पास होना भी चाहिए कि वो पे कर सकें। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल देके रखा है। एग्जाम्पल क्या है? इफ अ कंपनी हैज अर्न्ड हायर प्रॉफिट्स देन इट मस्ट शेयर सम ऑफ इट्स पार्ट विद द एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ बोनस विच वुड बी वेरी सेटिस्फाइंग टू देम। बोला जा रहा है अगर कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उनको कुछ पार्ट उस प्रॉफिट का उनके एम्प्लॉयज से भी शेयर करना चाहिए। अब वो बोनस के तरीके से भी कुछ कंपनीज करती भी है, बोनस देती है अपने एम्प्लॉयज को दिवाली पे, होली पे। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसा करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज को मजा आए काम करने में और वो अच्छे से अपना काम कर पाए। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जिसका नाम क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब किसी एक के हाथ में अथॉरिटी होना, मतलब पावर्स होना। ठीक है, सारे डिसीजन वो खुद ले रहा है, इसका मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन। और अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो आपको पता है कि अगर हमारे पास बहुत सारा काम है तो अकेले हम काफी नहीं होंगे उस काम को करने के लिए, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? और भी लोगों को रख देते हैं एंड अपना थोड़ा थोड़ा काम उनको सौंप देते हैं ताकि वो कर पाए उस काम को एंड हमारा काम जल्दी हो पाए। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि ये जो अथॉरिटी है उन्होंने कुछ हक, कुछ पावर्स दूसरे लोगों को दे दिए हैं एंड वो अब उनका काम कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। इसको आप एग्जांपल के साथ देख सकते हो, जैसे कि आपको पता हमारी कंट्री इंडिया है एंड इंडिया के जो भी पावर्स हैं वो किसके हाथ में है? मतलब सबसे टॉप पे क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। सबसे टॉप में क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरी कंट्री की देख रेख करता है। जो भी डिसीजंस रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं अगर हम पूरी कंट्री की बात करें, ओवरऑल कंट्री की बात करें। ठीक है, लेकिन अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान भी सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी तो डिले होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट रख ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता हमारी कंट्री कितनी बड़ी है, कितने सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स में कितनी सिटीज हैं, गांव है, विलेजेस है, टाउन्स है, कितने ही एरियाज हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? हर एक स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट रखा हुआ है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट रखा हुआ है और उनको भी पावर्स देके रखी हुई है। ठीक है, आया समझ में। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश एक स्टेट है तो उसके लिए भी सीएम आ जाएगा। सीएम के हाथ में कुछ अथॉरिटीज रहती हैं कि पूरे शहर का या पूरी स्टेट का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, आया समझ में। कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है उसको रिजॉल्व किसे करना है? आपको करना है। सो बेसिकली मेजर पावर पूरी कंट्री की किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पूरी स्टेट की पावर्स रहती हैं। ठीक है, आया समझ में। और हर एक स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, आया समझ में। ऐसे अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है, या फिर हम मैनेजर की बात करें। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, साथ में अथॉरिटी भी देता है, पावर्स भी देता है कि पूरी कंपनी के मैनेजमेंट का ध्यान किसको रखना है? मैनेजर्स को रखना है। ठीक है, लेकिन क्या मैनेजर अकेला हर एक चीज देख पाएगा? बिल्कुल नहीं देख पाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैनेजर्स भी अलग अलग तरीके के रहते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर रहेगा, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर रहेगा, देन उसके बाद अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें उसमें फाइनेंस मैनेजर रहेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें एक अलग मैनेजर रहता है। ठीक है, आया समझ में। तो ये मैनेजर्स भी क्या करते हैं? ये मैनेजर्स जो रहते हैं ये फोरमैन को या फिर हम बोल सकते हैं सुपरवाइजर्स को अथॉरिटी दे देते हैं, कुछ पावर्स दे देते हैं। ठीक है, आया समझ में। ताकि ये क्या कर सके? अपने नीचे जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनसे
उनको बता पाए कि मैनेजर ने ये इंस्ट्रक्ट किया है, आपको ये काम करना है। सो बेसिकली मेरे बोलने का अर्थ क्या है कि पूरी अथॉरिटी अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो किसके हाथ में है, मैनेजर के हाथ में। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा काम मैनेजर अकेला कर देगा, तो वो क्या करते हैं, वो अपने नीचे सुपरवाइजर्स को, फोरमैन को पावर दे देते हैं कि तुम्हारे पास ये पावर है, साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था प्रिंसिपल में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो आपको ये काम करवाना होगा वर्कर्स से। ठीक है, आया समझ में? सो यहां पर क्या आ जाता है, ये मैनेजर ने क्या किया है, ये मैनेजर ने डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइज कर दिया है। ठीक है, आया समझ में? और मैनेजर के हाथ में अथॉरिटी है, मेजर अथॉरिटी किसके हाथ में है, मैनेजर के हाथ में, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या देके रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बोला था बैलेंस होना चाहिए, वैसे ही सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में भी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर हम पूरा काम सेंट्रलाइज कर देंगे, सिर्फ मैनेजर को ही हमने अथॉरिटी दे रखी है, सारा काम मैनेजर ही करेगा, तो काम में डिले होगा, क्योंकि मैनेजर भी इंसान है, वो सारा काम खुद से टाइम पर नहीं कर पाएगा। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही अगर हम बात करें सुपरवाइजर्स की या आगे और भी सबऑर्डिनेट्स, फोरमैन्स रहते हैं, अगर हम सिर्फ चीजों को डिसेंट्रलाइज कर दें, आगे बांट दें, तो ये अपने मन से काम करने लगेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई बैठा ही नहीं है जो उनको रोक टोक कर पाए, उन पे ध्यान रख पाए कि अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं। तो अपनी मर्जी से काम करेंगे, जब मर्जी होगा वो आएंगे ऑफिस में, जब मर्जी होगा छुट्टी ले लेंगे। ठीक है, तो इनकी देख रेख करने के लिए मैनेजर होना चाहिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, centralization refers to concentration of decision making authority, whereas decentralization refers to evenly dispersal of authority among more than one person। बोला जा रहा है centralization का मतलब क्या है कि decision making authority किसी एक के हाथ में ही है। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि उस अथॉरिटी को हमने एक से ज्यादा लोगों के बीच आगे बांट दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब यहाँ पे क्या देके रखा है, देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन एंड मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। बोला जा रहा है कि हमें चीजों में बैलेंस लाना होगा। जैसे कि अगर हम सबऑर्डिनेट की बात करें, जो सबऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, हम उनको अथॉरिटी देते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं। वैसे अगर हम मैनेजर की बात करें, जिसके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होता है, तो फाइनल अथॉरिटी किसके हाथ में रहेगी, मैनेजर के हाथ में। मतलब कुछ अथॉरिटी सुपरवाइजर्स या सबऑर्डिनेट्स के हाथ में रहेगी, एंड मेजर जो डिसीजन मेकिंग या फाइनल अथॉरिटी, फाइनल पावर की बात करें, वो किसके हाथ में रहेगा, मैनेजर। इससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट को ध्यान में रहेगा मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है, अगर मैंने काम ढंग से नहीं किया या टाइम से नहीं किया तो मैनेजर हमें निकाल देगा। ठीक है, आया समझ में? तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बोला जा रहा है टू मच सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू डिले इन वर्क एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू लॉस। यहां पे आएगा लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। बोला जा रहा है अगर बहुत सारा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो टॉप मैनेजमेंट है सिर्फ वही डिसीजन ले पाएगा या मैनेजर ही डिसीजन लेगा सारे, तो काम में डिले होने लगेगा। एक छोटी छोटी बात आके मैनेजर से पूछनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिले होगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तो टॉप मैनेजमेंट का तो कुछ काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि सब काम तो सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं, फोरमैन्स कर रहे हैं, सुपरिंटेंडेंट्स कर रहे हैं, तो टॉप मैनेजमेंट का क्या काम। ठीक है, आया समझ में? तो जो टॉप मैनेजमेंट है अपना कंट्रोल खो देगी। ठीक है, आया समझ में? सो एन ऑप्टिमम बैलेंस शुड बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए बैलेंस होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देके रखा है। एग्जाम्पल क्या है, पंचायत इन आवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर्स टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड granted to them by the government for the welfare of villages. There is decentralization at the national level. क्या बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है,
जो विलेज रहते हैं, अगर उनको विलेजेस के लिए कुछ करना रहता है, रोड बनानी रहती है, घर बनाने रहते हैं, तो वो फंड्स किसको देती है? फंड्स देती है पंचायत को। आपने नाम सुना होगा, विलेज में क्या रहते हैं? पंचायत रहते हैं, मतलब 5 लोग रहते हैं जिनके हाथ में पावर रहती है कि वो विलेज के डिसीजन ले पाए। तो जो भी भला करना होता है गवर्नमेंट को विलेजेस के लिए, तो वो फंड प्रोवाइड करती है, तो वो पैसा वो किसको देगी? पंचायत को। तो यहाँ पर जो पंचायत है जिसको पावर देके रखी है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कुछ अथॉरिटी किसको देके रखी हुई है? पंचायत को। लेकिन मेजर डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा? बैलेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल का नाम क्या है? स्केलेट चेन। तो इसमें क्या बोला जाता है कि एक कॉन्वर्जेशन को, या कोई भी हम डिसीजन ले रहे हैं या कुछ भी पूछना है, या फॉर्मल कॉन्वर्जेशन हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर चेन फॉलो होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं स्केलेट चेन। प्रॉपर चेन मतलब अगर वर्कर को कोई भी बात टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचानी है, तो वर्कर क्या करेगा? सबसे पहले फोरमैन को बताएगा। फोरमैन क्या करेगा? उसके ऊपर कोई सुपरवाइजर बैठा है तो उसे बताएगा। सुपरवाइजर क्या करेगा? उसके ऊपर कोई मैनेजर बैठा है उसको बताएगा। मैनेजर क्या करेगा? फिर डायरेक्टर को बताएगा। ठीक है, तो ऐसे करते कराते जो वर्कर को बात ऑनर तक पहुंचानी थी, वो पहले इसको बताएगा, फिर वो इसको बताएगा, फिर वो इसको बताएगा, फिर लास्ट में बात जो भी वर्कर की है वो ऊपर तक पहुंच जाएगी। सो ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, वर्कर डायरेक्ट डायरेक्टर से बात नहीं कर सकता। उसको अपनी कोई भी बात डायरेक्टर तक रखनी है तो पहले वो क्या करेगा? पहले वो अपने ऊपर बैठे इंसान को बताएगा कि मुझे ये दिक्कत है। ठीक है, फिर वो अपने ऊपर बैठे इंसान को बताएगा, फिर वो, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है। ठीक है, आया समझ में? अब होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी रहते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पे हम रख लेते हैं किसे? डायरेक्टर को ही रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डायरेक्टर। और यहां पे हम रख लेते हैं प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, और यहां पे हम रख लेते हैं सेल्स मैनेजर को। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे हम रख लेते हैं सुपरवाइजर। ठीक है, ये अलग डिपार्टमेंट है और ये अलग डिपार्टमेंट है। यहां पर भी एक सुपरवाइजर है और यहां पर भी एक सुपरवाइजर है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे भी फोरमैन है एंड यहां पे भी फोरमैन है। फिर उसके बाद यहां पर भी वर्कर है एंड यहां पर भी वर्कर है, या फिर आप एम्प्लॉय भी लिख सकते हो इसकी जगह। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूं। ठीक है, अब समझिए कि अगर इस फोरमैन को सुपरवाइजर से बात करनी है, ठीक है, इस फोरमैन को, जो कि प्रोडक्शन मैनेजर का फोरमैन है, उसको सेल्स मैनेजर के सुपरवाइजर को, सेल्स डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से बात करनी है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फोरमैन को सेल्स डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से बात करने से क्या करना होगा? उसको अपनी बात पहले सुपरवाइजर को बतानी होगी। सुपरवाइजर प्रोडक्शन मैनेजर को बताएगा, प्रोडक्शन मैनेजर डायरेक्टर को बताएगा, डायरेक्टर सेल्स मैनेजर को बताएगा और सेल्स मैनेजर सुपरवाइजर को बता देगा। तो ये क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन जो पास आउट हो रही है वो एक चेन के द्वारा पास आउट हो रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्केलेट चेन बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होता है कि अर्जेंट हमें कम्युनिकेशन करनी है, इतना टाइम नहीं है, तो अगर इस फोरमैन को इस फोरमैन से बात करनी है, तो सेम लेवल पे बैठे हैं दोनों, ये भी फोरमैन ये भी फोरमैन, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। यहाँ पे देके भी रखा होगा, अभी आप पढ़ोगे, ये देखिए गैंग प्लैंक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूं गैंग
ब्लैंक। ठीक है, बस इनको करना क्या होगा, ये अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दे, ये अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दे कि हमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं थ्योरी पे। तो क्या देके रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स। बोला जा रहा है कि एक प्रॉपर चेन फॉलो होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, जो टॉप से बॉटम तक जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर डायरेक्टर को कोई भी चीजें इंस्ट्रक्ट करनी है, उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया, अब वो पास ऑन होना है कहां तक, वर्कर तक या फोरमैन तक, तो इसका भी एक वो रहता है, चेन रहती है फॉर्मल कम्युनिकेशन की। डायरेक्टर मैनेजर को बताएगा, मैनेजर सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर फोरमैन को। डायरेक्टर जाके डायरेक्ट फोरमैन से बात नहीं करेगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कम्युनिकेशन पास हो रही है चेन के द्वारा। ठीक है, और ये जो कम्युनिकेशन है ये मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट सभी को फॉलो करनी पड़ती है। क्या मतलब, ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने बताया ना, एक तरीका होता है जिसे हम स्केलेट चेन बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक को फॉलो नहीं करना पड़ता, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट सभी को ये कम्युनिकेशन, ये चेन फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक आर नोन एज स्केलेट चेन। बोला जा रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम स्केलेट चेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू Fayol, this chain should not be violated in the normal course of formal communication। बोला जा रहा है कि Fayol ने हमें बोला है कि ये जो चेन मैंने आपको बताई है, इसको खराब नहीं करना है, इसको वायलेट नहीं करना है अगर बात फॉर्मल कम्युनिकेशन की हो रही है। ठीक है, इनफॉर्मल हो रही है तो आराम से कोई भी किसी से बात कर ही सकता है, जैसे कि लंच ब्रेक हो गया, अब कोई उसमें काम तो करता नहीं है, खाते पीते हैं, मजे करते हैं, तो वर्कर, नॉर्मल वर्कर भी जाके मैनेजर से बात कर सकता है और मैनेजर मतलब मैनेजर को ग्रीट कर सकते हैं, हेलो सर, ये वो वगैरह, जो भी नॉर्मल कम्युनिकेशन करनी है। लेकिन बात अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन की है तो एक प्रॉपर चेन फॉलो होना ही चाहिए। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये जो चेन है ये वायलेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो कि ई के ऊपर कौन बैठा है, डी। ठीक है, मतलब ई का सुपरवाइजर कौन है, डी। डी के ऊपर कौन बैठा है, सी। सी के ऊपर कौन बैठा है, बी। बी के ऊपर ए है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आई के ऊपर एच बैठा है, एच के ऊपर जी, जी के ऊपर एफ और एफ के ऊपर ए बैठा है। ठीक है, और ए का कनेक्शन इससे भी है, ए का कनेक्शन इससे भी है। ठीक है, आया समझ में। तो बस वही बोला जा रहा है, अगर ई को अपनी बात जी तक पहुंचानी है तो वो पहले इसको बताएगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर ये इसको बता देगा एंड बात यहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ई को ई और आई को दोनों को कम्युनिकेट करना है तो आप देख सकते हो अर्जेंट केसेस में दोनों ही एक लेवल पे बैठे हुए हैं, तो ये डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, बस उनको अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर भी वही दे के रखा है, अगर डी और एच को बात करनी है तो डी एंड एच कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर आफ्टर इन्फॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स। अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दो, फिर अब भले बात करते रहना। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो बोला जा रहा है डी वांट्स टू कम्युनिकेट सम रिपोर्ट्स टू ए, देन एज पर स्केलेट चेन इंफॉर्मेशन विल बी फर्स्ट फ्लो टू सी, हु विल पास इट टू बी एंड बी विल कम्युनिकेट इट टू ए। बोला जा रहा है अगर डी को ए से बात करनी है, कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा एंड बी फिर ए तक पहुंचा देगा। ठीक है, हाउएवर इन केस ऑफ अर्जेंसी फेयोल परमिटेड अ शॉर्टकट इन द चेन नोन एज गैंग प्लैंक। बोला जा रहा है कि अगर अर्जेंसी है तो फेयोल ने एक शॉर्टकट भी बताया है कम्युनिकेट करने का, जिसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉइज एट द सेम लेवल विदाउट फॉलोइंग द स्केलेट चेन। मतलब अगर सेम लेवल पे कोई बैठा हुआ है तो गैंग प्लैंक के थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड इनको स्केलेट चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या है, इन द गिवन फिगर इफ डी वांट्स टू टॉक टू एच दे कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट
with each other after informing their respective supervisors. Gangplank is a short route and has been provided so that communication is not delayed. बोला जा रहा है अर्जेंसी के केस में गैंगप्लैंक इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि डिसीजन मेकिंग में या कोई भी अर्जेंट काम है उसमें डिले ना हो, ठीक है। A worker cannot directly contact CEO of the company. She has to pass through all the former levels, that means foreman, superintendent, manager, director, etc. However, in case of an emergency, it is possible that a worker or lower level employee can contact CEO or top level directly. बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर वर्कर को कंपनी के सीईओ से बात करनी है तो उसको भी स्केलर चेन फॉलो करना होगा, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी आ गई है तो उस केसेस में ये पॉसिबल है कि वर्कर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है सीईओ से, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, हरीश जो कि सुपरवाइजर है has to pass on some important details of work to करण जो कि क्या है, डायरेक्टर। हरीश सुपरवाइजर है और करण क्या है, डायरेक्टर। एंड टू महेश सुपरवाइजर ऑफ अनदर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हरीश भी क्या है, सुपरवाइजर है और महेश भी क्या है, सुपरवाइजर है, लेकिन महेश एंड हरीश दोनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर है, लेकिन है दोनों एक ही लेवल पे, ठीक है। आया समझ में? नाउ हरीश कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करण एंड ही विल हैव टू फॉलो द स्केलर चेन। बोला जा रहा है कि हरीश को करण से जो कि डायरेक्टर है उनसे भी बात करनी है एंड हरीश को महेश से भी बात करनी है जो कि उसी के लेवल पे है लेकिन अलग डिपार्टमेंट में है, तो वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। किससे? डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करण से नहीं कर सकते और उनको स्केलर चेन फॉलो करना होगा, ठीक है। अगर उनको डायरेक्टर से बात करनी है तो उनको प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो करना होगा, लेकिन अगर अर्जेंसी है तो वो डायरेक्ट अपने लेवल पे जो सुपरवाइजर है महेश उनसे बात कर सकते हैं, वो भी गैंग प्लान के थ्रू, ताकि कोई भी डिले ना हो, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल का नाम क्या है, ऑर्डर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हर एक चीज का ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर होना चाहिए मतलब अगर आप स्कूल में जाते हो तो आपको अच्छे से पता होता है कि प्रिंसिपल का रूम कौन सा है, पता होता है कि नहीं? आपको अच्छे से पता होता है कि प्रिंसिपल का रूम कौन सा है, आपको पता होता है कि फी काउंटर कहाँ पे है, कहाँ पे जाके आपको फीस जमा करनी है, ठीक है। आपको पता होता है कि टीचर्स का स्टाफ कहाँ पे है। अगर आपको टीचर से बात करनी है तो आपको पता होता है कि टीचर्स कहाँ पे बैठेगी, उनका अलग ही स्टाफ रूम होता है, ठीक है। फिर अगर टीचर को क्लास लेनी है तो उनको पता है हर एक क्लास कौन से फ्लोर पे है, मतलब क्लासरूम कहाँ पे है। सो बेसिकली ये सब चीजें है क्या, इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि टॉयलेट एरिया कहाँ पे है, उसके बाद जो पानी पीने वाला एरिया वो कहाँ पे है। तो ये सब क्या है, ये सब ऑर्डर है। ये सब क्या है, ये सब ऑर्डर है, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर है स्कूल में, ठीक है। सबके लिए अलग अलग जगह बनाई गई है, आपको जो लोग जहाँ पे चाहिए आपको सिर्फ वहीं जाना है, पूरा स्कूल घूमने की जरूरत नहीं है, आपको वो प्लेस या फिर वो लोग वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में भी एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होना ही चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्टर रहते हैं, फाउंडर्स रहते हैं, उनके लिए अलग कैबिन रहता है, मैनेजर की अलग स्पेस रहती है, उनके लिए अलग कैबिन रहता है, सुपरिंटेंडेंट हो गया, फोरमैन हो गया, वो अलग जगह पे बैठेंगे, उनके लिए अलग अपार्टमेंट रहता है, एम्प्लॉयज के लिए अलग अपार्टमेंट रहता है, लेबर्स के लिए अलग रहता है, ठीक है। वैसे लेबर्स तो बैठते नहीं है, वो अपना ही काम करते रहते हैं पूरे दिन भर, लेकिन उनके लिए भी अलग एरिया रहता है जहाँ पे वो लंच वगैरह कर सकते हैं। सो ये क्या है, प्रॉपर ऑर्डर फॉलो हो रहा है, मतलब ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में भी नहीं, काम में भी होना चाहिए, वर्क में भी एक प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? जैसे घर की बात करें, आप घर के किचन में घुस जाओ, आपको अच्छे से पता होगा कि मम्मी ने बर्तन कहाँ पे रखे हैं, चम्मच कहाँ पे रखे, थालियां कहाँ पे रखी हैं, देन उसके बाद ग्लास कहाँ पे रखे हुए हैं, देन उसके बाद दाल जो होती है ना पल्सेस वो कहाँ पे रखी हुई है, सब्जियां कहाँ पे रखी हुई, हर एक चीज आपको पता रहती है क्योंकि मम्मी ने ऑर्डर से चीजें रखी हुई है, ठीक है। काम के साथ साथ लोगों में भी ऑर्डर होना चाहिए, सिस्टमैटिक ऑर्डर वर्क का भी होना चाहिए और पर्सन का भी होना चाहिए। बस यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी बोली जा रही है
कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर एक चीज के लिए और हर एक इंसान के लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। According to Fayol, people and material must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency। बोला जा रहा है, Fayol क्या बोल रहे हैं कि लोगों के साथ साथ जो मटेरियल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी भी एक सूटेबल प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, ताकि हमें यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े और हम डायरेक्टली जाके वो सामान वहाँ से उठा लें, या जिससे बात करनी है हम डायरेक्टली उसी के अपार्टमेंट में जाएं, उसी के कैबिन में जाएं। ठीक है, आया समझ में? इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा और मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है, देयर शुड बी अ स्पेसिफिक प्लेस और वर्कशॉप फॉर द फोरमैन सो दैट ही कैन बी इजिली कॉन्टेक्टेड व्हेन एवर नेसेसरी। बोला जा रहा है कि प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए और वर्कशॉप होनी चाहिए, किसके लिए? फोरमैन के लिए, ताकि उनसे जब भी कांटेक्ट करना पड़े, जब भी नीड हो तो इजीली उनसे हम कांटेक्ट कर पाए, हमें यहाँ वहां जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे प्रिंसिपल पे, जिसका नाम क्या है? इक्विटी। इक्विटी नाम से ही समझ पा रहे होगे, इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए अमंग द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीफ और नेशनैलिटी। ठीक है, आया समझ में? बोला जा रहा है एम्प्लॉयज के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके रिलीजन के बेस पर, या उनकी लैंग्वेज, अगर कोई हिंदी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, वो मैटर नहीं करना ऑर्गेनाइजेशन में। मैटर क्या करना चाहिए? वो काम अपना अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आया समझ में? ना ही उनके कास्ट के बेस पे कोई भेदभाव होना चाहिए, ना ही वो लड़का है लड़की है तो उस बेस पे भेदभाव होना चाहिए। ठीक है, और ना ही नेशनैलिटी के बीच के बेस पे भेदभाव होना चाहिए। अगर बाहर का कोई इंसान यहाँ आके इंडिया में आके काम कर रहा है तो आप ये नहीं सोच सकते बाहर का इसको कम सैलरी दो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है, इफ द मैनेजमेंट इज पार्शियल और बायस्ड इन डीलिंग विद एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज विल गेट डिससैटिस्फाइड एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। बोला जा रहा है अगर जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज के बीच में भेदभाव करता है, किसी को ज्यादा फेवर कर रहा है, किसी को बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा, किसी को बोल रहा है कि आप 6 बजे से पहले जा सकते हो, किसी को बोल रहा है आपको 10 बजे तक यहीं रुक के काम करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज के बीच में डिससैटिस्फैक्शन पैदा होगा, वो निराश हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? और वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे कि आपने देखा होगा आपकी क्लास में भी अगर टीचर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को बोल रही है तुम मेरा ये काम कर दो, या उसी इंसान के मार्क्स जो है वो अच्छे से, मतलब कॉपी भी अच्छे से चेक कर रही है, मार्क्स भी ज्यादा दे रही है, और आपकी जरा सी मिस्टेक है वो बहुत सारे मार्क्स काट रही है, तो आप डिससेटिस्फाई होगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट क्लास पे आप उनका सब्जेक्ट भी प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाओगे, वो जो पढ़ा रही है आप उन पे ध्यान ही नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या कर रही है? डिसअपॉइंट कर रही है, वो सिर्फ एक ही बच्चे पे ध्यान दे रही है, तो आप भी सोचोगे उन्हीं को पढ़ा लो, हम क्यों पढ़े आपसे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एम्प्लॉयज के बीच में भेदभाव होने लगेगा तो एम्प्लॉयज अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, निराश रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है, अंकित एंड महेश वर्क इन अ कंपनी at the position of head clerk and both of them have same educational qualification। बोला जा रहा है अंकित एंड महेश जो है एक कंपनी के क्या है? हेड क्लर्क है, और दोनों का ही जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम है। मतलब अगर एक ने बीकॉम करी है दूसरे ने भी बीकॉम करी है, एक ने एमबीए करी है तो दूसरे ने भी एमबीए करी है। ठीक है, with the same job profile and nature of work, Ankit gets a salary of 20,000 per month while Mahesh gets 23,000 per month as he is a relative of manager. In the given case, principle of equity is violated. As per equity, employees performing similar job should be paid same salary। मतलब इस एग्जाम्पल के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे इक्विटी का वायलेशन हो रहा है। जो प्रिंसिपल अभी जस्ट हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयज के बीच में सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस एग्जाम्पल में वो वायलेट हो रहा है। बोला जा रहा है अंकित एंड महेश की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बिल्कुल सेम है।
ठीक है, दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, दोनों ही हेड क्लर्क हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंकित की सैलरी 20,000 एक महीने की 20,000 है, लेकिन महेश की कितनी है 23,000। और क्यों ऐसा? क्योंकि वो मैनेजर का रिलेटिव है। तो इस केस में इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। फेवर किसको किया जा रहा है? जो मैनेजर का रिलेटिव है। तो यहाँ पर इक्विटी वायलेट हो रही है, जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा वो वायलेट हो रहा है। तो बोला जा रहा है अगर कोई भी इंसान जिसका सेम क्वालिफिकेशन है एंड सेम जॉब प्रोफाइल है, उसको सेम सैलरी भी मिलनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल मतलब एम्प्लॉइज। तो बोला जाता है एम्प्लॉइज को आप स्टेबल रखो, क्योंकि जब भी आप किसी को हायर करते हो प्रॉपर फॉलो कर, प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, रिक्रूट करके ही, प्रॉपर सिलेक्शन करके ही आप उनको रखते हो अपनी कंपनी में, है ना। ऐसा तो है नहीं कोई भी आया उसने अपना रिज्यूमे दिखाया आपने हायर कर लिया, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर आप डेमो सेशन रखते हो, प्रॉपर आप इंटरव्यू लेते हो, उसके बाद ही सेलेक्ट करते हो परफेक्ट कैंडिडेट को। होता है ऐसे? बिल्कुल होता है, क्योंकि आपके पास अगर 10 वैकेंसी है और 100 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी तो आप 100 को तो रख नहीं पाओगे। तो आप पहले इंटरव्यू लेते हो, आपको लगता है कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, उन्हीं को आप जॉब देते हो, ऐसा ही होता है ना। लेकिन बोला क्या जा रहा है, अगर किसी को आप जॉब पे रख रहे हो ना, तो वो पहले दिन से ही अच्छा काम नहीं करने लगेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी आप क्या करते हो, फ्रेशर्स को हायर करते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो 2-3 महीने की, एंड फिर उसके बाद देखते हो अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो एकदम से उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में ढल नहीं पाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो उसको कुछ वक्त देना चाहिए, उसको स्टेबल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है 15 दिन देखा अच्छे से काम नहीं करा निकाल दिया, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज इनसिक्योर रहेंगे कि भैया हमें कभी भी निकाल दिया जाएगा, और उस डर के कारण या तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे या तो वो खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आया? तो बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर एफर्ट्स टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल। क्या बोला जा रहा है कि स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए एंड कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, किसकी? एम्प्लॉइज की, ठीक है। आया समझ में? फ्यूल वाज ऑफ द व्यू दैट एम्प्लॉइज शुड बी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिग्रेस प्रोसीजर। एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ही किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जाता है, हायर किया जाता है। Once selected, they should be kept at their position for a minimum period and must be given reasonable time to show result। बोला जा रहा है एक बार हमने उनको अपॉइंट कर लिया, हायर कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो उनको कुछ टाइम तक उस पोजीशन पे रखना होगा, मिनिमम पीरियड तक, चाहे वो 2 महीने का हो या 3 महीने का हो। एटलीस्ट 3 मंथ के लिए आप उन्हें देखो कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आया समझ में? कुछ रीजनेबल टाइम दो ताकि वो रिजल्ट शो कर पाए आपको। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा फ्योल बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल देके रखा है, इफ अ न्यू एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड देन द एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन टाइम टू सेटल डाउन एंड टू अडॉप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट एंड वर्किंग कंडीशन। वही सेम चीज बोली जा रही है, अगर कोई न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट हो रहा है तो उसको सेटल डाउन होने के लिए या वर्किंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल का नाम क्या है? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? जो सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, फोरमैन्स रहते हैं या वर्कर्स रहते हैं, उनको भी हक देना चाहिए कि वो खुद से आके कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए, उसकी सक्सेस के लिए अपने सजेशन दे पाए। अगर वो सजेशन दे रहे हैं, उनके सजेशन अच्छे हैं और कंपनी को उससे फायदा हो रहा है, तो मैनेजमेंट को वो लेने चाहिए, ठीक है, उन्हें मौका देना चाहिए। तो बस इसी को बोला जाता है इनिशिएटिव। क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर शुड बी इनकरेज, वर्कर को आप खुद इनकरेज करो एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। प्लान्स बनाने के लिए एंड प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ही इनकरेज करना पड़ेगा और आपको ही उनको मौका देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो खुद से आके हमें बताएं कि हमारे पास ये प्लान है, इससे कंपनी को फायदा होगा, ठीक है।
आया समझ में? इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इनिशिएटिव का मतलब आपको पता है कि आप खुद से स्टेप ले रहे हो, वो भी ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए। इट इज वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन, और इनिशिएट वही कर पाता है जिसके पास दिमाग हो, ठीक है, जो इंटेलिजेंट हो। अब कोई दिमाग ही नहीं चला रहा, सिर्फ उसको सैलरी से मतलब है, भाई मेरी सैलरी इस टाइम पे आ रही, मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूं, मैं अपना दिमाग क्यों चलाऊं, मैं क्यों सजेशन दूं, मैं क्यों प्लान्स बनाऊं, है ना? तो वो इंटेलिजेंट पर्सन नहीं, उसको सिर्फ खुद से मतलब, उसको ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ही नहीं है। तो एक इंटेलिजेंट पर्सन ही इनिशिएट ले पाता है, ठीक है, क्लियर हुआ? एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम एंड एम्प्लॉयज विद यूजफुल सजेशन शुड बी रिवॉर्डेड। बोला जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एम्प्लॉयज के सजेशन ले और जो अच्छे सजेशन दे रहा है उसको रिवॉर्ड भी करे, ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको एग्जांपल देके रखा है। सपोज सेल्स मैनेजर ऑफ न्यूटेक लिमिटेड वांट्स टू डेवलप अ प्लान टू इंक्रीज सेल्स ऑफ देयर वायरलेस रूटर्स। बोला जा रहा है कि न्यूटेक एक कंपनी है, उनके जो सेल्स मैनेजर हैं उन्होंने प्लान बनाया कि उनको क्या करनी है, सेल्स इंक्रीज करनी है, ठीक है। Now the manager must welcome the suggestion and ideas of its sales team in making the plan so as to have their maximum participation। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए, जो भी सेल्स टीम है उनके सजेशन को सुनना चाहिए और मानना चाहिए अगर वो कोई भी प्लान बनाते हैं सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, आया समझ में? However, once a plan is made, every employee should follow the plan। बोला जा रहा है एक बार प्लान बन गया तो हर एक एम्प्लॉय को उस प्लान को फॉलो करना होगा, ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है, आई थिंक ये लास्ट भी है, जिसका नाम क्या है, स्पिरिट दी क्रॉप्स। इसका मतलब क्या है, टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क मतलब आई को रिप्लेस कर दो वी से, मतलब आई मतलब इंडिविजुअली हम सिर्फ खुद का सोच रहे हैं, मुझे सिर्फ सैलरी से मतलब है, मुझे सिर्फ अपने प्रमोशन से मतलब है, मुझे सिर्फ खुद से मतलब है, कंपनी जाए भाड़ में। वी मतलब हम सबके बारे में सोच रहे हैं, सारे एम्प्लॉय, सारे स्टाफ, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि आई को रिप्लेस कर दो वी से। अगर यहां तक कि एम्प्लॉयज की बात नहीं हो रही है, अगर मैनेजमेंट भी सिर्फ खुद का नहीं सोचेगा, पूरे स्टाफ को साथ लेकर चलेगा, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज इनकरेज होंगे, ठीक है, वो भी यही सोचेंगे कि ये हमारी कंपनी है, ठीक है, उनके स्टेटमेंट से ही समझ आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजर जो है सुपरिंटेंडेंट से बात कर रहा है, या हम बोल सकते हैं फोरमैन जो है वर्कर से बात कर रहा है किसी प्लान को लेकर, ठीक है, वो ऐसे बोल रहा है कि मैंने ये सोचा है, मुझे ये करना है, तो वो ऐसे दिखा रहा है कि सिर्फ मेरे में ही दिमाग है। इससे अच्छा वो अगर ऐसे बोलेगा कि हमने ये सोचा है, हमें ये करना है, ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा है, हम ले आएगा ना, वी ले आएगा स्टेटमेंट में अपनी, तो वर्कर्स को क्या लगेगा, ये हमें भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो इनकरेज मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है, आया समझ में? चलिए तो क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट को क्या प्रमोट करना चाहिए, किसको बढ़ावा देना चाहिए, यूनिटी को, एकता को, हार्मनी, पीस को, वो भी एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है। अगर हम बात करें टीम की, तो एक मैनेजमेंट में टीम वर्क बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जिसमें टी का मतलब क्या होता है, टुगेदर, ई का मतलब होता है एवरीवन, ए का मतलब होता है अचीव्स, एम का मतलब होता है मोर। तो अगर हम अपनी कंपनी में टीम वर्क लेकर आएंगे तो उसका मतलब क्या है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। अगर सब साथ मिलके काम करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजें अचीव कर पाएंगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, आया समझ में? स्पिरिट दी क्रॉप्स हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। इससे क्या होता है, ग्रुप गोल्स अचीव हो पाते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोडक्शन इज टीम वर्क एंड रिक्वायर्स फुल सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ ऑल मेंबर्स। अगर हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए टीम वर्क जरूरी होता है और उनका पूरा सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, तालमेल होता है। हर एक मेंबर को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है, आया समझ में? अ मैनेजर शुड रिप्लेस
आई, यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे आई है, आई विथ वी इन हिज कॉन्वर्जेशन, वही सेम चीज बोली जा रही है। मैंने फोरमैन एंड वर्कर का एग्जांपल दिया था, यहाँ पर मैनेजर का एग्जांपल दिया जा रहा है कि मैनेजर को आई को वी से रिप्लेस कर देना होगा, ठीक है। अपनी कॉन्वर्जेशन में उसको आई नहीं करना है बल्कि वी करना है, ठीक है। टू गिव राइज टू स्पिरिट ऑफ टीम स्पिरिट, ठीक है, मतलब बोला क्या जा रहा है, इससे क्या होगा, टीम स्पिरिट इंक्रीज होगी, ठीक है। टीम को अपना इन्वॉल्वमेंट समझ में आएगा ऑर्गेनाइजेशन में एंड वो मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है। इट विल डेवलप एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स एंड विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज। क्या बोला जा रहा है, अगर मैनेजर आई को वी से रिप्लेस कर देते हैं तो एम्प्लॉयज को, जो भी टीम मेंबर्स हैं, उनको ऐसा लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी ही है एंड वो अपने सजेशन अच्छे से दे पाएंगे और काम भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हमें यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है। सपोज सेल्स मैनेजर असाइन अ टारगेट ऑफ सेलिंग 50 यूनिट्स टू अ ग्रुप ऑफ 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव, मतलब सेल्स मैनेजर ने एक टारगेट सेट किया कि 50 यूनिट्स हैं हमें वो सेल करनी है एंड उसके लिए 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव रख दिए, ठीक है। 50 यूनिट सेल करने की जिम्मेदारी किसको दे दी, इन 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव को दे दी, ठीक है। दे म्यूचुअली डिसाइडेड टू सेल 5 यूनिट ईच, तो उन्होंने, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने क्या डिसाइड किया, 50 यूनिट्स है एंड हम 10 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, हर एक इंसान 5-5 यूनिट सेल कर देगा, ठीक है, इससे जल्दी काम हो पाएगा, ठीक है। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच सेल्स एग्जीक्यूटिव टू इंश्योर द टारगेट ऑफ 50 यूनिट्स इज अचीव्ड ऑन टाइम इवन इफ एनी मेंबर इज अनेबल टू fulfill her individual target. It means that employees should not concentrate only on achieving their individual target but on achieving group target. Basically बोला जा रहा है कि जो सेल्स मैनेजर है उन्होंने तो ऑर्डर कर दिया कि मुझे 50 यूनिट सोल्ड चाहिए, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि किसको कितना देना है, किसको कितनी जिम्मेदारी देनी है, कौन कैसे काम करेगा, मुझे तो बस मेरा टारगेट कंप्लीट चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने अपनी सूझबूझ से ये आइडिया लगाया कि हर एक इंसान 5 यूनिट सेल कर देगा तो हमारा काम अच्छे से और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कोई अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, किसी ने सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट्स ही सेल किए, अभी भी 2 यूनिट सेल करने को बाकी है। तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है दूसरे, जिन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, वो ये नहीं सोचेंगे भाई इसकी जिम्मेदारी हमने तो उसको 5 दिए थे, ये करे ना करे हमें कोई लेना देना नहीं। उनको ये समझना होगा कि हम पूरी एक टीम है, अगर वो किसी रीजन से नहीं कर पा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार है, कुछ भी, तो इसका काम हमें करना होगा, क्योंकि एट द एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, ठीक है। आए समझ में? इसको क्या बोलते हैं, टीम वर्क, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स जो फ्योल ने हमें दिए थे एंड जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको एंड तक वीडियो देखनी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है, इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।